विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए बच्चों, जिस प्रकार का वर्तमान में ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल के अंतर्गत सारा देश इस बीमारी से लड़ रहा है और उस बीमारी का प्रभाव छात्रों की पढ़ाई पर भी काफी पड़ रहा था और राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों बालकों की पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित थी और स्वाभाविक भी है कि लगभग इतने महीने निकलने के पश्चात भी हमारा विद्यालय प्रारंभ नहीं हो सका, हम विद्यालय नहीं जा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब विद्यालय ही नहीं जा रहे हम, तो हमारी पढ़ाई कहाँ से होगी? इसी बात को ध्यान में रख करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कुछ कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कुछ कमी की गई है। तो वो कमी क्या की गई है, कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, कौन कौन से जोड़े गए हैं? क्योंकि संपूर्ण पाठ तो इस दौरान, अब अगर संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल किया जाए तो बालकों के पास इतना समय नहीं है कि वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ सके। तो राजस्थान सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बालकों की परिस्थिति को समझते हुए अपने पाठ्यक्रम में से कुछ अंश हटाए हैं। तो कक्षा 10वीं की हिंदी की जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत क्या क्या कमियां की गई है, क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या रखा गया है, कौन कौन कितने कितने नंबरों का रहेगा, इन सब बातों को आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसको पूरा ध्यान से समझिए, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ऐसा नहीं हो कि हम किसी पाठ को पढ़े और बाद में हमको पता लगे ये तो पाठ्यक्रम में है ही नहीं, ये तो कोर्स से हटा दिया गया और हमको पछतावा हो। तो इसके लिए आप सभी का ध्यान रखते हुए मैंने इसी बिंदु पर आज ये वीडियो बनाया है। ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, निश्चित रूप से आपको पढ़ाई में इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं एक एक बात को बहुत बारीकी से समझाने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, हमारी कक्षा 10वीं में एक पाठ्य पुस्तक चलती है क्षितिज। उस क्षितिज पाठ्य पुस्तक में जितने पाठ है उनमें से गद्य खंड के अंतर्गत 6 पाठ रखे गए हैं और पद्य भाग के अंतर्गत 6 पाठ। अब 6 पाठ कौन कौन से रखे गए हैं वो मैं बता देता हूं। पहला पाठ, एक अद्भुत और अपूर्व स्वप्न, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। इस अद्भुत और अपूर्व स्वप्न से संबंधित सामग्री मैंने वीडियो के माध्यम से पहले ही प्रेषित कर चुका हूं और उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये अद्भुत और अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाठ है, व्यंग्यात्मक पाठ है, इसको पाठ्यक्रम में रखा गया है। दूसरा, ईदगाह, जो भी चल रहा है अपना पाठ, उस ईदगाह पाठ को भी इसमें रखा गया है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, जिसमें हामिद की जो कहानी है वह इसमें प्रकट हुई है। तीसरा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा पाठ है, स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन। अब स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन क्या है, क्यों है, ये तो सब मैं बाद में बता ही दूंगा। नियमित रूप से आपके सामने इसके वीडियो बना करके प्रस्तुत कर दूंगा। तो स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित है, उस पाठ को भी इसमें शामिल किया गया है। चौथा पाठ, आखिरी चट्टान, यह एक यात्रा वृत्तांत पाठ है और मोहन राकेश की जो यात्रा है उस यात्रा के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। आखिरी चट्टान, जिसमें सूर्यास्त का जो अद्भुत नजारा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उस पाठ में वर्णन किया गया है। फिर एक व्यंग्यात्मक पाठ है, ईर्ष्या तू न गई मन से। ईर्ष्या तू न गई मन से, दिनकर जी का यह व्यंग्यात्मक पाठ है और बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक पाठ है। इसको हम पढ़ेंगे तो और भी आनंद की अनुभूति होगी। एक जो सड़क सुरक्षा के जो प्रश्न पूछे जाते थे, वो सड़क सुरक्षा के प्रश्न अब भी पूछे जाएंगे। उस सड़क सुरक्षा के अंतर्गत सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सड़क पर चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक
अच्छे नागरिक के सड़क सुरक्षा में या यातायात में क्या योगदान हो सकता है, इस प्रकार की कुछ बातें ये सड़क सुरक्षा के अंतर्गत पूछी जाती है। सामान्य सी बातें हैं, इससे संबंधित कुछ वीडियो में बना दूंगा, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो रहे गद्य भाग के पाठ। अब पद्यांश के पाठ, पद्यांश के पाठों में जैसे सूरदास के पद्यांश कुल 4 है, उनमें से 2 पद्यांश रखे गए हैं। जैसे एक तो है बूझत श्याम कौन तू गोरी, जो पहला पद्यांश है उसको इसमें शामिल किया गया है। दूसरा पद्यांश संदेशनी मधुबन कूप भरे, संदेशनी मधुबन कूप भरे, दोनों एक जाए करके एक साथ एक वीडियो में आपको समक्ष प्रस्तुत भी कर दूंगा। वैसे मैंने इनके चारों के बना रखे भाग, चारों भाग है, आप उन भागों को भी देख सकते हैं। और दूसरा पाठ पद्य भाग का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के समस्त पदों को इसमें शामिल किया गया है। कुल 6 पद्यांश है और 6 पद्यांशों में जो धनुष टूटने का प्रसंग है, उस धनुष टूटने के प्रसंग के पश्चात ऋषि परशुराम जी वहां पर पहुंचते हैं और परशुराम जी के पहुंचने के बाद में राम और लक्ष्मण का उनके प्रति कैसा व्यवहार रहता है, क्या संवाद रहता है, उन सब बातों का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये पाठ भी इसमें शामिल किया गया है। अगले जो पाठ आते हैं देव और सेनापति, ये देव और सेनापति के जो पाठ है ये फिलहाल पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। अब इनको हमको नहीं पढ़ना है, इनको अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगला पाठ रखा है जयशंकर प्रसाद की एक प्रभो रचना है, खड़ी बोली में लिखी हुई है, बहुत ही सामान्य और सरल शब्दों में लिखी हुई है, आसानी से हमारे समझ में आ जाएगी, ज्यादा परेशानी हमको नहीं होने वाली है इसमें। निराला, अगले कवि निराला जिनकी रचित कविता है अभी न होगा मेरा अंत, 2 भाग उसमें। एक दूसरा शीर्षक है मातृवंदना, जिसमें राष्ट्र की वंदना की गई है, मातृभूमि की वंदना की गई है। अभी न होगा मेरा अंत, इसमें भी कवि ने बताया है कि जो बिल्कुल देश स्वतंत्र होने के पश्चात जो नागरिकों में मन में हताशा निराशा का भाव जागृत हो गया है, उसको जब तक वह दूर नहीं होता तब तक कवि अपनी रचनाएं लिखना बंद नहीं करेगा। इस तरह की भाव पर आधारित ये पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है, ये भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके पश्चात झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचित एक कविता है, बहुत ही गजब, हमने खूब सुनी होगी कि बुंदेले हर मुख से सुनी हमने यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार की जो कविता है झांसी की रानी, वह भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। अंतिम पाठ पद्यांश का नागार्जुन, नागार्जुन में भी 2 शीर्षक है, कल और आज, और एक है उषा की लाली, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। इस प्रकार गद्यांश और पद्यांश के ये पाठ कुल 6 है, 6 पाठ ही हमको पढ़ने हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का अब ये पाठ्यक्रम तय किया गया है, ये अब ज्यादा भारी नहीं है और समय रहते हम इन गद्यांश के और पद्यांश के भागों का हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, कोई परेशानी हमको होने वाली नहीं है। अब इधर देखिए व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के अंतर्गत जितने बिंदु थे हमारे, उन बिंदुओं में एक तो समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति, 4 ही बिंदु शामिल किए गए हैं। पहले हमको ध्यान होगा कि पहले क्रिया विशेषण और वाच्य काल, इस प्रकार के जो बिंदु है, इन सबको अब हटा दिया गया है। अब हमारे पाठ्यक्रम में केवल जो व्याकरण के बिंदु है वह समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति। समास और वाक्य शुद्धि के भाग मैंने बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के और उनको देख सकते हैं। वहां पर आपको संपूर्ण समास और वाक्य शुद्धि की अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां पर एक जगह व्यवस्थित मिल जाएगी, वहां जाकर के आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। मुहावरे, रही बात मुहावरे लोकोक्ति की, इन मुहावरे और लोकोक्ति के भी भाग
मैं शीघ्र ही तैयार कर दूंगा। जो महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्ति है, वह जो परीक्षाओं में अधिकांश पूछे जाते हैं, वह मैं तैयार कर दूंगा, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अगला बिंदु आता है रचना। रचना के अंतर्गत निबंध, प्रार्थना पत्र ये सब आते हैं। उनके अंतर्गत निबंध रखा गया है। निबंध की के पश्चात पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या आएगा? कार्यालय पत्र, व्यवसायिक पत्र, इस प्रकार के पत्रों को हमारे शामिल किया गया है। कार्यालय पत्र वैसे मैंने लाइव क्लास के माध्यम से समझाया है, फिर भी मैं इस पर एक पूर्ण रूप से वीडियो बना दूंगा, वहां जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश फिलहाल पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है, केवल पद्यांश रखा गया है। पद्यांश क्या होता है कि वह पद्यांश, उसकी भाषा सरल रहती है। कोई भी ऐसा पद्यांश की भाषा सरल हो और हमसे जिसको हमने कभी पढ़ा नहीं हो, ऐसा पद्यांश हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसी में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हमको उस पद्यांश को पढ़ करके उसके भाव को ग्रहण करके और उन प्रश्नों के उत्तर उसी में से हमको देने होते हैं। काफी सरल है, इसको मैं समझा दूंगा। अब जो हटाया गया पाठ्यक्रम है वो मैंने बताया था भी कि एक तो सेनापति का जो पाठ है, आप अपनी पुस्तक में पहले से ही उन पाठों को या तो प्रिंट कर लीजिए या क्रॉस लगा दीजिए, ताकि ध्यान रह जाएगा कि सेनापति, अब ये पाठ हमको नहीं पढ़ना है। देव, जिसमें सेनापति ने तो ऋतुओं का वर्णन किया था वो है, और देव में श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन और ये सब बातें आई थी, वो देव कवि का पाठ भी अब हट चुका है। और राजस्थानी कविताओं पर आधारित राजस्थानी पद्यांश कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित, उनको भी अब हटा दिया गया। ऋतुराज जिन्होंने पाठ लिखा था कन्यादान, वह कन्यादान पाठ भी अभी शामिल नहीं किया गया है। अमर शहीद गद्यांश की बात करें तो गद्यांश में अमर शहीद, लोक संत दादू दयाल और लोक संत पीपा, ये सब पाठ अभी पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। फिर लैंगिक समानता और महिला उत्पीड़न, इस प्रकार के ये पाठ भी हटा दिया गया है। व्याकरण में हटा ही दिया गया। तो ये जो बातें हैं ये हमारे पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। और इधर की जो बातें हैं, गद्यांश में 6 पाठ, पद्यांश में 6 पाठ और व्याकरण में 6 पाठ। ये व्याकरण के जो बिंदु है, समास, वाक्य शुद्धि और मुहावरे, लोकोक्ति, निबंध, ये सब हमारे कोर्स में शामिल है। अब रही बात कितने नंबर का पेपर आएगा, कितना समय रहेगा हमको देने के लिए, वो सब बातें मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए बच्चों, हर वर्ष 3 घंटे और 15 मिनट की जो परीक्षा होती है, तो वह इस वर्ष भी 3 घंटे 15 मिनट का ही समय रहेगा। और जो प्रश्न पत्र है बोर्ड का, वो 80 नंबरों का आता था, वो 80 अंकों का ही आने वाला है। अंकों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। और अंकों में फेरबदल नहीं हुआ तो इसमें जो पुस्तक चलती है क्षितिज, यह कुल 48 नंबर की रहेगी। और क्षितिज पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न है वो 48 नंबर के, और शेष ये जो व्याकरण, रचना और अपठित पद्यांश, ये 48 नंबर के रहेंगे। और सड़क सुरक्षा का जो पाठ है ये 4 नंबर के रहेंगे। आप सोच रहे होंगे ये तो 100 नंबर के हो गए। सही है, 100 नंबर के, ये बोर्ड ने 100 नंबर के हिसाब से बताया कि पाठ्यक्रम का आधार 100 नंबर है, 20 नंबर उसमें शतरांक के रहते हैं। लेकिन तुम्हारे जो प्रश्न पत्र आएगा बोर्ड में, वह आएगा 80 नंबर का। हमको 80 नंबर, अब इनमें से कुछ अंकों में कमी करके, और 80 नंबर का प्रारूप पेपर का, प्रश्न पत्र का प्रारूप लगभग वही रहेगा जो हर वर्ष आता है। 80 नंबर का ध्यान रखना, 80 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा और 80 नंबरों में से ही हमको उत्तर देने हैं, प्राप्त करने हैं। तो 20 नंबर शतरांक जो कि अर्धवार्षिक टेस्ट उनके माध्यम से जुड़ते हैं, तो वो स्थानीय परीक्षा के जो नंबर है विद्यालय से, वह 20 अंक रहेंगे। स्थानीय विद्यालय, स्थानीय स्तर की परीक्षाओं के 20 अंक जुड़ेंगे और बोर्ड की परीक्षा के 80, कुल मिलाकर कितने हो गए 100। तो 100 नंबर के ये पेपर रहेगा हमारा, और बोर्ड का प्रश्न पत्र आएगा 80 नंबर का। अब रही बात यहां पर, ये अपठित पद्यांश, ये बताया गया था कि पद्यांश आता है, उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर देने होते हैं। अब इनमें से जो प्रश्न पूछेंगे
गद्यांश और पद्यांश में से। तो देखिए अपठित गद्यांश पद्यांश क्या कहते हैं, पद्यांश तो आएगा ही, इसके साथ साथ पठित गद्यांश और पठित पद्यांश भी आने वाला है। पठित गद्यांश उसमें से हमको कुछ उत्तर देने और सप्रसंग व्याख्या गद्यांश की और पद्यांश की ये हमको तैयार करनी है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर प्रसंग सहित व्याख्या हमको तैयार है तो प्रश्न कैसे भी पूछ लो, हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और कुछ जो प्रश्न है यहां पर इस प्रकार के पूछे जाएंगे पाठों से संबंधित। जैसे एक भाग दे दे, कोई से भी 3 प्रश्न कीजिए, 4 प्रश्न दे दिए उसमें से 3 करने, इस प्रकार के प्रश्न भी गद्यांश और पद्यांश दोनों भागों में से पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न भी हम आसानी से कर देंगे। और कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी, एक निबंधात्मक प्रश्न भी रहेगा, उस निबंधात्मक प्रश्नों को भी हम थोड़ा विस्तृत रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे कोर्स में शामिल है और इसको अगर ध्यान से पढ़ लिया तो काफी कम कोर्स है, काफी कम पाठ्यक्रम है, काफी कुछ हटा दिया गया है। और हम चाहे तो तल्लीनता के साथ, पूर्ण मेहनत के साथ अगर पढ़े तो मुझे विश्वास है आपके अच्छे से अच्छे, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। हो सकता है पूरे में से पूरे ही अंक आ जाए। जरूरत है मेहनत करने की। और मेहनत के साथ साथ एक चीज और है कि अपना लेख अगर आपने सुधार लिया तो अंक प्राप्त करने में आपको सुविधा हो जाएगी। क्योंकि जितना हम लिख रहे हैं कम से कम उतने अंक तो हमारे आने ही चाहिए। केवल लेख खराब है, समझ नहीं पाए वो, और उस वजह से हमारे अंक काट दे, ये हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सुव्यवस्थित रूप से अच्छे लेख में हमको ये सब कुछ लिखना है उत्तर, तब जाकर हमारे अच्छे अंक आ सकेंगे। तो ये हमारा पाठ्यक्रम है। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम समय समय पर मैं आपके सामने पेश प्रस्तुत करता रहूंगा। और ये मैंने प्रारंभ में वादा किया था कि कक्षा 10वीं की संपूर्ण पाठ्य पुस्तक और व्याकरण जो भी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं उन सब का मैं अध्ययन कराऊंगा। इसके अलावा जो बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार जो जो सूचनाएं होती है, जो जो प्रश्न पत्र आएगा, जैसे प्रश्न पत्र का मॉडल जारी करेगा बोर्ड, तो प्रश्न पत्र का जो मॉडल जारी करेगा उस मॉडल प्रश्न पत्र को भी मैं हल करवा करके और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको पूर्ण रूप से तैयार हो सके कि इस प्रकार पेपर आएगा, इस प्रकार उत्तर देने हैं। तो वो वाला काम भी मैं करूंगा। आप निश्चिंत होकर के नियमित अध्ययन करते रहे। मेरी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास करके आपका सहयोग मैं करूंगा। ठीक है, ये पाठ्यक्रम आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर पाठ्यक्रम से संबंधित कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उनका समाधान करूंगा। अब मेरा तो यही कहना है कि अब तक तो हम ये थे असमंजस में कि क्या पता परीक्षा कब होएगी, होएगी या नहीं होएगी, 0 सत्र हो जाए, या फिर होएगी तो कौन से पाठ हटेंगे, कौन से जुड़ेंगे। ये सब बातें इस संशय के कारण हमारा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम लग रहा था। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया, बोर्ड की परीक्षा भी होनी है और पाठ्यक्रम भी तय कर दिया। तो पाठ्यक्रम तय कर दिया तो अब हमको पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। और जुटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मैं जो व्याख्या बताता हूं पद्यांश की, उस व्याख्या को आप नियमित रूप से, अगर आपने कॉपी नहीं बनाई हो तो आज ही ये जो पाठ शामिल है इन पाठों को देख करके उसकी सप्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी में लिखिए। इसके साथ साथ गद्यांश की एक विशेषता और रहेगी कि गद्यांश के जितने भी बिंदु मैं बनाता हूं, जितने भी पाठ बनाता हूं, उनके जो पाठों में महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनमें से बोर्ड में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, वह बिंदु ही मैं बोर्ड पर लिखता हूं। उनको आप समझे और अपनी कॉपी में उतारे, बोर्ड पर लिखी हुई सामग्री को अपनी कॉपी में उतारे और उनको पक्का याद कर ले, क्योंकि आने वाले समय में वह नोट्स तुम्हारे बहुत उपयोगी रहेंगे। इसलिए तैयारी आपको जम के करनी है और मुझे आशा है कि इस बार तुम इस प्रकार की तैयारी करोगे सब कि सभी के लगभग 90 से ऊपर अंक आएंगे, ऐसी मेरी कामना है।
तो इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।